Jai Hind everyone, this is me Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक. And in the previous video we had studied that whatever had been done by Hitler, क्या क्या चीज़ें उसने की हिटलर ने, ये सब हमने पढ़ा है ना. उसका रूट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 में हुआ, उसका रूट क्या था, रूट कॉज क्या था, ये थोड़ा पढ़ा. Here we will discuss that how had the First World War created the background of Second World War and Nazism. कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बैकग्राउंड देता है, और नाजिज्म जो है, जो आपके चैप्टर का नाम है एक्चुअली, नाजिज्म क्या है, कैसे उसको बैकग्राउंड मिलता है, बेस मिलता है. विल नो व्हाट इज़ वेइमार रिपब्लिक एंड इट्स रोल. साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेइमार रिपब्लिक क्या है, इसका रोल क्या था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 है. ये आप पहले पीरियड तो याद कर लो, कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गया. ठीक है, आप देख रहे हो इसमें दो पार दिख रहे हैं, अलाइज पार हु वाज द विनर एंड सेंट्रल पार हु वर द लूजर. अलाइज पार में कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और बाद में यूएसए ने एंट्री ली 1917 में. आप देखो 1918 में वॉर खत्म हो रहा है और यूएसए की एंट्री आती है 1917 में. एंड व्हाट अबाउट द सेंट्रल पावर, दिस इज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. we'll start with the story of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी से हम यहाँ पे शुरू करते हैं. देयर वॉज टू ग्रुप इन दिस दैट वर अलाइज एंड सेंट्रल पावर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज़ लड़ रही थी, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एम्पायर के बीच में लड़ाई थी. उन दिनों जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, है ना, ऑटोमन एम्पायर, मतलब साम्राज्यों की लड़ाई थी. ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज़ अलग अलग बन चुकी थी, है ना, मतलब इम्पीरियलिज्म जो था वो थोड़ा ब्रेक हो चुका था. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब एक ही एम्पायर के थे. ठीक है, और ऑटोमन टर्की में खलीफा रूल कर रहे थे. तो इन दिस वे अलाइज में सब की सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, जबकि सेंट्रल पावर में मोनार्क थे, यानी कि सारे के सारे राजा थे. अलाइज और सेंट्रल पावर में आपको अंतर दिख रहा है. अल्टीमेटली अलाइज वोन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लास्ट में अलाइज जो है वो युद्ध जीत जाते हैं. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सिचुएशन हैड बीन चेंज्ड टोटली. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद पूरी तरीके से कंडीशन बदल जाता है. Here I want to remind you that in the last video I had told you that there was a harsh treaty signed by allies power to central power, है ना. सेंट्रल पावर यानी अलाइज जो थे वो इतने कठोर हो गए थे और उन्होंने एक हार्श ट्रीटी साइन की थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो विनिंग टीम थी उसने एक हार्श ट्रीटी साइन करवाई थी सेंट्रल पावर से, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह जो थे, जो लूजिंग टीम थी, उससे. ठीक है, लुक एट द पॉइंट. आफ्टर डिफीट द इम्पीरियल जर्मनी, एब्डिकेशन ऑफ एम्परर. देखो, मीन्स आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेंट्रल पावर यानी कि जर्मनी जो कि लूज़र था, है ना, जर्मनी जो थी वो लूज़र बन चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद. इम्पीरियल जर्मनी मीन्स जो रूलर के अंडर में जर्मनी थी, है ना, जो इम्पीरियल जर्मनी थी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, वो भाई एक रूलर के अंदर काम करती थी, इसलिए उसको इम्पीरियल जर्मनी बोल रहे हैं. हार जाने के बाद एम्परर को यानी वहाँ के राजा को जर्मनी के एब्डिकेट कर दिया जाता है, मतलब उसको सिंहासन से उतार दिया जाता है. और उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी मेड अ वेइमार फॉर्मल नेशनल असेंबली, जिसको वेइमार रिपब्लिक बोलते हैं. मतलब वेइमार, पहले आप जानिए क्या है. वेइमार इज़ अ प्लेस इन जर्मनी. जर्मनी में एक जगह का नाम है वेइमार. ठीक है, तो राजा के गद्दी छोड़ने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी आती है जिनकी मीटिंग वेइमार में होती है. देयर दे फॉर्म्ड अ नेशनल असेंबली नेम्ड एज वेइमार रिपब्लिक. वहाँ पे वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है वेइमार रिपब्लिक, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्यों बनाई जाती है ये, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इम्पीरियल जर्मनी से जो एम्परर को एब्डिकेट किया गया, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, उसका चार्ज संभालने के लिए. ठीक है, फिर देखो, established a democratic constitution with, sorry here is the spelling error, with a federal structure. Deputies were elected on equal basis and universal votes in the general parliament of Riksdag. Riksdag is की spelling भी यहाँ error है, it will be REICHSTAG. ठीक है,
प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आप उसको। देखिए, वेमार रिपब्लिक फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, मीन्स स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी मिल गई थोड़ी, और पावर वॉज डिसेंट्रलाइज्ड, और पावर को क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, यानी बांट दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इन द जर्मन पार्लियामेंट को रिजस्टैग कहते हैं, इन द जर्मन पार्लियामेंट रिजस्टैग डेप्यूटीज वेर इलेक्टेड, है ना, डेप्यूटीज का इलेक्शन होता है, ब्रिंग यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, दे ब्रॉट गुड चेंजेस एंड मेक जर्मनी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहाँ पे डेप्यूटी इलेक्शन होता है और वोटिंग राइट्स लोगों को यूनिवर्सल मिलता है, और जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना करने की कोशिश की जाती है। देखने में तो लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, हावेवर वेमार रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल। वाई? अब आपको लग रहा होगा भाई ऐसा क्यों ना। नाउ आई थिंक ऑल यू आर थिंकिंग कि ऐसा क्यों भाई, जब वेमार रिपब्लिक तो बहुत अच्छा काम कर रही है ना, फिर क्यों वेमार रिपब्लिक को वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन हो रहा है, सबको वोटिंग राइट मिले हैं, देन वाई वेमार रिपब्लिक वॉज नॉट वेलकम बाई इट्स ओन पीपल? देर आर फॉलोइंग रीजन बिहाइंड दैट। क्यों लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे, इसके बहुत सारे रीज़न थे। क्या रीज़न थे? देयर वेर मेनी इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन इट, है ना। ये कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन में भी आपसे पूछता है कि व्हाट वेर द इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक का इनहेरेंट डिफेक्ट्स क्या था, इसको एक्सप्लेन करो। इस पर अलग से मैं एक वीडियो भी बना करके आपको दे दूँगी, पर मेन रीज़न कुछ और था, है ना। बट द मेन रीज़न वॉज दैट वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड, या फिर कह सकते हैं साइंड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फर्स्ट ऑफ यू शुड नो दैट व्हाट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक्चुअली, क्या है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पहले ये आप जानिए। देखिए, वर्साइल्स एक्चुअली दिस इज़ अ प्लेस इन फ्रांस, फ्रांस का एक जगह का नाम है वर्साइल्स। कहने का ये है कि पीस ट्रीटी थी, पर कहने को तो ये पीस ट्रीटी थी, इसको पीस ट्रीटी कहा गया, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। पर प्रीवियस वीडियो से अगर आप कनेक्ट करो खुद को, तो वहाँ क्या बोला गया था कि हार्श ट्रीटी साइन की गई थी। कहने को पीस ट्रीटी थी, लेकिन एक्चुअली दिस वॉज द हार्श ट्रीटी। इस ट्रीटी ने जर्मनी की कंडीशन को बेहद ख़राब कर दिया, और इसी कारण हिटलर डिससेटिस्फाइड होता है, और इस अनजस्टिस के खिलाफ, जो जर्मनी के खिलाफ अनजस्टिस होता है वर्साइल्स की ट्रीटी में, उसके खिलाफ वोट खड़ा होता है। और ये कहा भी जाता है, आप कई बार सुनोगे, दैट हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड, यानी हिटलर जन्म से ऐसा पैदा नहीं हुआ था, स्थितियों ने उसको ऐसा बना दिया, जिससे जर्मनी को बहुत सफ़र करना पड़ा, है ना। बदले की आग में वो इतना जल गया कि उसने पूरे जर्मनी को आग में ढकेल दिया। इसीलिए द पीपल ऑफ जर्मनी थॉट दैट दिस हार्श ट्रीटी वॉज साइंड बाय वेमार रिपब्लिक। वाई दिस हार्श ट्रीटी वॉज साइंड बाय वेमार रिपब्लिक? वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि, क्योंकि देखिए उस समय सत्ता या संसद उसी के हाथ में थी, है ना, वेमार रिपब्लिक ही वहाँ का जो सत्ता थी वेमार रिपब्लिक के हाथ में थी। सो दैट the people were not वेमार रिपब्लिक were not welcomed, है ना। इसीलिए लोग वेमार रिपब्लिक से चिढ़ रहे थे कि उन्होंने ऐसी ट्रीटी पे साइन ही क्यों किया। लोग सोचते थे कि ऑल दिस सफर्स वेर ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विच वॉज साइंड बाय वेमार रिपब्लिक, एंड दिस वॉज द मेन रीज़न दैट पीपल डिडंट अप्रिशिएट द वेमार रिपब्लिक। लोगों का ये कहना था कि अगर इतनी ही हार्श ट्रीटी थी और हम जर्मनी के लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है इस ट्रीटी के कारण, तो क्यों वेमार रिपब्लिक ने इस ट्रीटी को साइन किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वेमार रिपब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, गवर्नमेंट में जो होता है वो अच्छे के लिए तारीफ़ भी सुनता है और बुरे के लिए गालियाँ भी सुनता है ना। जाहिर सी बात है भाई, वो तो लूज़र थे ना जर्मनी में। वेमार रिपब्लिक जो थी वो फ्री तो थी नहीं, जो विनिंग टीम थी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से उसको प्रेशराइज कर रही थी, हावी थी। इसीलिए वेमार रिपब्लिक के पास भी वास्तव में कोई ऑप्शन नहीं था उस ट्रीटी को साइन करने के अलावा। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट डिस्ग्रेस एट वर्साइल्स। यानी many German blamed Weimar Republic responsible for all the problems, disgrace and challenges which was facing by Germany after First World War. बट सच ये था कि विनिंग कंट्रीज़ ने वेमार रिपब्लिक पर ये ट्रीटी इम्पोज की थी, और उसके पास साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही था नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल अबाउट द बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे वेइमार रिपब्लिक का जन्म होता है, क्या उसका रोल होता है। आफ्टर द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर द पार्लियामेंट्री पार्टी हैड अ मीटिंग, है ना। राजा को हटाए जाने के बाद, इंपीरियल जर्मनी से जब एम्परर को हटा दिया जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी आती है, उसकी मीटिंग होती है, दैट फ्रेम्ड अ नेशनल असेंबली दैट हैज़ बिन नेम्ड एज वेइमार रिपब्लिक। और इस मीटिंग में एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है जिसका नाम वेइमार रिपब्लिक होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या थी ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, तब आपको समझ आएगा क्यों उसको हार्श ट्रीटी के रूप में बार बार कहा जा रहा है कि ये बड़ी हार्श ट्रीटी थी। ठीक है, इसका सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, and don't forget to like, share and subscribe my video. Please hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.